भारत देश के किसी भी क्षेत्र के भूभाग में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय है चाहे वो गैर भारतीय है, उसे भारतीय संविधान के द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हीं अधिकारों को मूलाधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अभी तक हमारी चर्चा जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो मूलाधिकारों पर कर रहे हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर जो कि मूलाधिकार का पार्ट फोर्थ है, इस पार्ट फोर्थ में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 पर। नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, जीएस फैकल्टी, बाजीराव द स्टडी सर्किल, अलवर, राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिस अनुच्छेद पर हम चर्चा कर रहे हैं इससे आईएएस मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस में जो स्टेट लेवल से है, जैसे राजस्थान के अंदर आरएएस का एग्जाम है और भारत के तमाम स्टेट्स में जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं और जो रीट का पेपर राजस्थान में हो रहा है, एसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। क्योंकि अनुच्छेद 13 जो है वो मूलाधिकारों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अनुच्छेद 13 इसने भारत की न्यायपालिका को एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की है। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से अर्थ यह है कि न्यायालय मूलाधिकार से असंगत जो विधि है उसे अवैध घोषित कर सकता है उस स्थिति के अंदर जब वह मूलाधिकारों का अतिक्रमण कर रही है या उससे असंगत है। इसलिए मूलाधिकारों के एक सजग प्रहरी के रूप में न्यायपालिका को स्थापित किया गया है और अनुच्छेद जो 13 है इसे मूलाधिकारों का आधार स्तंभ और सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्योंकि किसी सरकार के द्वारा व्यक्ति या नागरिक के किसी प्रकार के अधिकार का कोई शोषण ना हो सके, हनन ना हो सके, इसके लिए उसके अधिकारों को संरक्षण देना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि मूलाधिकार के बिना व्यक्ति अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 13 में जो न्यायपालिका को शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा किसी असंगत विधि को, वो विधि जो मूलाधिकार से असंगत है उसे शून्य घोषित करने की शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट दो अनुच्छेद में है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स को यह शक्ति अनुच्छेद 226 में दी गई है। असंगत विधि को शून्य करने की शक्ति को मैं यहां आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे संसद या राज्य के किसी विधानमंडल के द्वारा कोई एक कानून ऐसा बनाया जाता है, एक विधि ऐसी बनाई जाती है कि हड़ताल समूह विशेष के द्वारा अपने अधिकारों के लिए की जा सकती है, ये वैलिड होगी, ये संवैधानिक होगी। इसको न्यायपालिका शून्य कर सकती है इस विधि को। रीजन, क्योंकि जब हड़ताल की जाएगी तो हड़ताल की जाएगी या कहीं चक्का जाम किया जाएगा तो उससे दूसरे समूह विशेष के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, इसलिए ये एक अपराध होगा। इसलिए ये जो विधि है वो किसी एक समूह विशेष को लाभ प्रदान कर सकती है, लेकिन बाकी जो अन्य समूह होंगे उनके लिए वह नुकसानदेह होगी, अलाभकारी होगी। इसलिए न्यायपालिका के द्वारा इसे शून्य किया जा सकता है। तो ऐसी कोई विधि यदि विधानमंडल या संसद के द्वारा बनाई जाती है जो मूलाधिकारों का हनन कर रही हो तो उसको न्यायपालिका शून्य कर देती है। अब मैं आपसे जो अनुच्छेद 13 है इस अनुच्छेद 13 के 4 भागों के बारे में चर्चा करूंगा। 4 भाग में हम लोग अनुच्छेद 13 का जो उपखंड 1 और उपखंड 2 इस पर पहले हम चर्चा कर रहे हैं और उपखंड 3 पर चर्चा करेंगे। उपखंड 4 के लिए और इनमें संशोधन की शक्ति और दूसरा कि आपातकाल में मूलाधिकारों की स्थिति किस प्रकार की होती है उसके लिए हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में मैं आपसे करूंगा। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अनुच्छेद 13 के सेक्शन 1 यानी कि अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 13 का जो उपखंड 1 है वो इस बात का उल्लेख करता है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत में जो विधियां प्रवर्त थी वो उस मात्रा तक हमारे यहां शून्य हो जाती हैं जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत होती है। कहना करते हैं
देखिए मैं आपको यहां समझाता हूं कि देखिए भारत में जो संविधान लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो भारत में संविधान लागू हुआ, उससे पहले भी भारत में विधि प्रवर्तन में थी, कानून था। अब उन कानूनों को एकदम शून्य नहीं किया जाता है, सिर्फ उन कानूनों का, यानी कि ऐसा कानून जो वर्तमान में भाग 3 के उपबंधों को डिस्टर्ब करता है, उनको हनन करता है, उनका अतिक्रमण करता है या उनसे असंगत है, तो वो उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि कंप्लीट रूप से पूरी के पूरे कानून को, पूरी विधि को शून्य किया जाएगा। ये उपबंध बोलता है कौन सा? अनुच्छेद 13 का सेक्शन 1। अनुच्छेद 13 का यानी कि उपखंड 1 इस बात को कहना चाह रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 13 का उपखंड 1 और उपखंड 2 इसके बीच जो सिर्फ एक कड़ी है, वो कड़ी है 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का लागू होना। अनुच्छेद 13 के उपखंड 2 यानी कि आर्टिकल 13 के सेक्शन 2 पर हम लोग अब बात कर रहे हैं आपसे। इसमें ऐसा उपबंधित है कि किसी भी विधानमंडल के द्वारा, संसद के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी, यानी कोई राज्य जो है वो कैसी विधि बना ही नहीं पाएगा जो भाग 3 में उल्लेखित मूलाधिकारों का अतिक्रमण करती हो। यहां दोनों में अंतर क्या आ रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो विधि भारत में प्रवर्तित थी, वो 13(1) जो बोलना चाह रहा है, उसमें सिर्फ वो ही भाग अलग होगा जो भाग 3 से असंगत है। और यहां जो अनुच्छेद 13 के भाग 2 में हम जो बात करना चाह रहे हैं, उसमें क्या है कि राज्य ऐसी कोई विधि बना ही नहीं पाएगा। कौन सी विधि? जो भाग 3 में उल्लेखित मूलाधिकारों का हनन करती हो। तो ये बात बोलता है अनुच्छेद 13 का सेक्शन 2। अनुच्छेद 13 के सेक्शन 3 में जो यहां आया है, वो भारत में जो विधि बनाने की जो स्थितियां हैं कि विधि का जो बल रखने वाले हैं, जैसे कोई अध्यादेश है, कोई आदेश है, कोई उपविधि है, नियम है, उपनियम है, अधिसूचना है, रूढ़ि या प्रथा जो भी है, वो इसके अंदर आती है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप ये ध्यान रखना कि किसी विधि या किसी नियम, उपनियम या कार्यकारिणी के आदेश के द्वारा मूलाधिकारों के अतिक्रमण होने वाला कोई आदेश यदि आता है, कोई विधि बनती है, तो उस विधि को चुनौती न्यायालय के अंदर दी जा सकती है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि अनुच्छेद 13 जो है वह रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसका जो प्रभाव है वह भूतलक्षी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 13 जो मैं आपको समझा रहा हूं कि भूतलक्षी नहीं है, देखिए यह उसी दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू किया गया है। संविधान पूर्व विधियां प्रारंभ से ही अवैध नहीं होती हैं। मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के पश्चात ही अवैध होंगी। क्योंकि मूल अधिकारों का जो अस्तित्व है वह संविधान लागू होने के दिन से हुआ है, इसलिए उसके पहले प्रवर्त विधियों पर उसका प्रभाव भी उसी दिन से प्रारंभ होगा। जहां तक भूतकाल में किए गए कार्यों का प्रश्न है, संविधान पूर्व विधियां उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी और वैध होंगी। संविधान लागू होने से पहले किए गए कार्यों के प्रति उनका प्रभाव यथावत बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने से पहले कोई ऐसा कार्य किया है जो उस समय प्रवर्त विधि के अनुसार अपराध था या अपराध था, तो वह संविधान लागू होने पर भी यह नहीं कह पाएगा कि उसे उस अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ऐसे दंड को वर्जित करता है। यदि उसका कार्य उस समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन अपराध था, तो उसे उस अपराध का दंड भुगतना ही पड़ेगा। संविधान के लागू होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अनुच्छेद 13 का जो प्रभाव है यह भूतलक्षी नहीं है। अब हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो अनुच्छेद 13 के 3 सिद्धांतों पर बात करेंगे। पहला सिद्धांत जो कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा सिद्धांत जो आता है
वो आच्छादन का सिद्धांत है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहा जाता है। और तीसरा जो सिद्धांत है वो आदित्याग का सिद्धांत है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवेयर के नाम से जाना जाता है। अब हम पहले सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता के सिद्धांत की चर्चा आपसे करते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द है पृथक्करणीयता, यानी कि पृथक इसमें शब्द आ रहा है और पृथक का अर्थ होता है पृथक करना या किसी भाग को अलग करना। अब यह अलग क्या हो रहा है? देखिए, किसी विधानमंडल के द्वारा या संसद के द्वारा कोई विधि या कोई अधिनियम ऐसा बनाया गया और उस अधिनियम का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, तो उस अधिनियम का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना ही उसके सिर्फ जो असंगत भाग है उस भाग को पृथक कर दिया जाएगा, न कि संपूर्ण अधिनियम को हटा दिया जाएगा। यह कहता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यह सिद्धांत जिसको हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। आच्छादन के सिद्धांत यानी आच्छादन से अर्थ होता है छिपाना। कोई चीज, कोई तथ्य हमारे पास है, हम उस तथ्य को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम उस तथ्य को सिर्फ छिपा रहे हैं, यानी कि जमाने से, दुनिया से, उसके दुनिया की नजरों से उसको हम थोड़ा छिपा रहे हैं, दुनिया से उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। आच्छादन का सिद्धांत क्या छिपाने की बात कर रहा है, वही बात अब मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। मित्रों, यह सिद्धांत, आच्छादन वाला जो सिद्धांत है वो बात कर रहा है संविधान के लागू होने से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो हमारे यहां विधि प्रवर्तन में थी, यानी कि संविधान के लागू होने से पहले जो विधि निर्मित थी और उस विधि का कोई भाग जो मूलाधिकार से असंगत है, तो वह असंगत जो भाग है वह सिर्फ निष्क्रिय होता है, न कि उसे विलुप्त किया जाता है। उस विधि को, उस कानून को एकदम समाप्त नहीं किया जाता, उसे सिर्फ छिपा दिया जाता है, उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता है। और यदि मूलाधिकारों द्वारा लगाया गया कोई प्रतिबंध है, यदि हटा दिया जाए तो वो पुनः क्या है, सक्रिय हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखने की बात है। ये जो सिद्धांत का जो वाद है, ये वाद जो आता है वो बीकाजी बनाम मध्य प्रदेश वाद के तहत है। तीसरा सिद्धांत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अधित्याग का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। वेवेयर सिद्धांत में क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है कि जो नागरिकों को तो या व्यक्तियों को जो मूलाधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं उनका त्याग वो चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, वो स्वेच्छा से उनका त्याग नहीं कर सकते हैं। कभी आपातकाल की कोई स्थिति आई देश के अंदर तो नियम अनुसार, जो संविधान का नियम है उसके अनुसार वो आपातकाल कुछ समय के लिए निलंबित होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देश के भूखंड में कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति या नागरिक वो अपने मूलाधिकारों का चाहकर भी किसी भी कीमत पर त्याग नहीं कर पाएगा। इसे बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत। आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा है वो अनुच्छेद 13 पर डिस्क्राइब तरीके से कंप्लीट रूप से रहा है, जो कि आपको हर एग्जाम्स के अंदर बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये वीडियो लेक्चर जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, और आपको पसंद यदि आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन यदि है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है वो लास्ट में आपको हम यहाँ दे रहे हैं, तो उससे भी आप अपनी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आगे के नए वीडियो लेक्चर के साथ हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।